नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। चलिए फिर देर ना करते हुए डिक्टेशन शुरू करते हैं। डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। उपसभापति महोदया, मैं आज इस विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। माननीय वित्त मंत्री ने इस सदन के सामने जो विधेयक प्रस्तुत किया है, मैं उसका समर्थन करता हूँ। इस विधेयक में बहुत सारी बातें हमारे दल की ओर से और विरोधी दल की ओर से कही गई हैं। मैंने उन बातों को ध्यानपूर्वक सुना और उस पर गौर किया। जहाँ तक देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने का प्रश्न है, मैं समझता हूँ कि काफ़ी मात्रा में इसमें गुंजाइश है। माननीय वित्त मंत्री जी ने बहुत सोच समझकर विधेयक को प्रस्तुत किया है और देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए जो कुछ भी संभव प्रयत्न हो सकते थे, वे उन्होंने अपने साधनों को देखते हुए किए हैं। इस बात के लिए मैं उन्हें तहे दिल से बधाई देता हूँ। महोदया, पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए मैं एक बात आपके द्वारा माननीय वित्त मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ, और वह यह है कि वहाँ के ज़्यादातर लोग खेती करने वाले हैं, खेतिहर मजदूर हैं और वहाँ पर कोई उद्योग नहीं है। एकाध उद्योग जो छोटा मोटा चल रहा है, उससे वहाँ की समस्या हल होने वाली नहीं है। इसलिए मैं आपके द्वारा उनसे यह निवेदन करना चाहता हूँ कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए वे अधिक उद्योगों की व्यवस्था करें तो अति उत्तम होगा। इसके साथ ही साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूँ कि बृहत गंडक योजना जो केंद्र द्वारा संचालित हो रही है, अगर उसमें बिजली उत्पादन करने का काम जल्दी से किया जाएगा तो मैं समझता हूँ वहाँ पर ज़्यादा उद्योग पनप सकते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में चीनी की मिलें बहुत अधिक हैं और वहाँ का किसान गन्ना ही अधिक पैदा करता है और उस गन्ने को ले जाकर के वह चीनी मिलों को देता है। लेकिन मैं इस संबंध में यह ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि जिस गन्ने को किसान साल भर मेहनत करके पैदा करता है, कभी कभी ऐसा होता है कि मई जून तक उसको गिराने की नौबत नहीं मिल पाती है और इससे वह बेचारा बहुत परेशान हो जाता है। इसका नतीजा यह होता है कि उसकी 2-3 फसलें मारी जाती हैं। इसलिए मेरा निवेदन यह है कि सहकारी योजना के आधार पर या कोई सरकारी योजना के आधार पर वहाँ चीनी की मिलें बढ़ाई जाएं, जिससे वहाँ के गन्ना उद्योग को बढ़ावा मिल सके और किसानों को भी लाभ हो सके। महोदया, एक बात सोने पर कंट्रोल के बारे में भी निवेदन करना चाहता हूँ, और वह यह है कि जहाँ तक इसकी व्यावहारिकता का प्रश्न है, उसको देखते हुए मेरी समझ में अब इसकी आवश्यकता नहीं रह गई है। जो सुनार है, उनके परिवारों के लिए, उन्हें पुनर्स्थापित करने के लिए, उनके पुनर्वास के लिए हम तरह तरह के कार्य कर रहे हैं। उनके लिए हम पेंशन की व्यवस्था कर रहे हैं और इसी तरह से कई अन्य कार्य उनके लिए करते रहेंगे। महोदय, अब अनाज की बारी आती है। देहात के अंदर ज़्यादा अनाज पैदा किया जाता है। यह भी ठीक है कि हिंदुस्तान एक खेतिहर देश है। अनाज की कीमत का सवाल है। कुछ यह अर्ज किया जा रहा था कि कीमतें बढ़ाई जा रही हैं। गेहूं और दूसरे अनाज का खाने वाले पर प्रभाव पड़ेगा। इस सिलसिले में मैं योजना आयोग से यह अनुरोध करना चाहता हूँ, आप भले कीमतों को ना बढ़ाएं, आप एक चीज़ तो ढूंढें कि जो अनाज है उसको पैदा करने में क्या खर्च पड़ता है।
जिस तरह आप इंडस्ट्री के सिलसिले में कीमत लगाते हैं कि फला चीज़ को तैयार करने में इतनी कीमत पड़ी, इतना मुनाफा तो देना ही चाहिए। हम तो कहते हैं कि जो जमींदार हैं, जो ज़मीन पर काम करते हैं, उनको आप नफ़ा भी ना दें, पर लेबर तो देंगे जितना खर्च पड़ता है, क्योंकि आपने मिनिमम वेजेज बना रखी है, इंडस्ट्री के लिए सब कुछ लगा रखा है। उसी हिसाब के मुताबिक अगर आप अनाज पर ही वह चीज़ लागू करें तो मैं समझता हूँ कि ना दाम बढ़ाने का सवाल पैदा होगा, ना ये सवाल पैदा होगा कि उपभोक्ता को बहुत महंगा पड़ रहा है। इस वास्ते सबसे ज़रूरी चीज़ यही है कि उसकी कीमत तय करते वक्त यह चीज़ ज़रूर देखी जाए। इसके अलावा देहात के लोगों के लिए सड़कों का सवाल है। हिमाचल प्रदेश की बात मैंने अलग कह दी है, बाकी जगह भी यही हालत है। देहात में कोई चीज़ पैदा कर दे, उसे शहर तक, बाजार तक लाना बहुत मुश्किल है। जैसा रत्न स्वामी जी ने कहा, देहात की सड़कें ज़रूर बननी चाहिए ताकि लोग आसानी से आ जा सकें और जो उनकी पैदावार है उसको बाज़ार में ला सके ताकि उनको उसकी कीमत मिल सके। तब तो कुछ देहात का भला हो सकता है, वरना देहात का भला इस तरह से नहीं होगा। देहात में कृषि अवश्य है, मगर क्या मैं यह पूछ सकता हूँ कि योजना आयोग से कि आज तक उन्होंने कभी यह सोचा है कि देहात के अंदर भी किसी कृषि कॉलेज की आवश्यकता है? होता क्या है, इन कॉलेजों में जितने भी कृषि विश्वविद्यालय हैं वे सब शहरों में हैं। उनमें कौन लोग भर्ती होते हैं? वही जिनकी पृष्ठभूमि खेती की नहीं होती। नतीजा यह होता है कि वे अपने फार्मूले लगाते रहते हैं। यह बीमारी हो गई तो स्प्रे कर देंगे, खत्म हो गया तो घर को चले जाओ। ऐसे कॉलेज देहात में अवश्य होने चाहिए। दूसरे, उनमें उस पृष्ठभूमि के लड़के लिए जाएं जिनका कृषि में कोई दखल हो। जिनका दखल नहीं है उनको ले लेते हैं। वे उसमें जाते हैं क्योंकि उनको नौकरी करनी है, बाकी वे अपने फार्मूले लगाते रहते हैं। यह भी हमें देखना है। जिस बजट पर सदन में चर्चा चल रही है वह किस मुल्क का बजट है? मैं पहले यह निवेदन करना चाहूँगा, यह तो हिंदुस्तान का बजट है। सभापति महोदय, सन 1980-81 के लिए माननीय वाणिज्य मंत्री ने जो अनुदान की मांगें सदन के सामने स्वीकृति के लिए रखी हैं, मैं उनका समर्थन करते हुए कुछ समस्याएं आपके द्वारा सदन के सामने रखने की कोशिश करती हूँ। सन 1980-81 के इस मंत्रालय के कार्यकलापों की जो समीक्षा की गई है उससे पता चलता है कि निर्यात में जो वृद्धि हुई है उससे कई गुना ज़्यादा बढ़ोतरी आयात में हुई है। सभापति महोदय, इस माननीय सदन में राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण के ऊपर जो धन्यवाद प्रस्ताव हमारे माननीय सदस्य श्री गाडगिल साहब ने सदन में रखा है, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। सभापति महोदय, माननीय राष्ट्रपति का भाषण जो पुस्तिका के रूप में है उसको मैंने पढ़ा है और विरोधी पक्ष के माननीय विद्वान सदस्यों के भाषणों को भी मैंने सुना है और उनको सुनने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि माननीय राष्ट्रपति के अभिभाषण में कोई ऐसी वस्तु का दिशा निर्देश नहीं छूटा हुआ है जिसका उन्होंने संकेत न किया हो। मान्यवर माननीय बाबूजी की मैं बड़ी कद्र करता हूँ। मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान की राजनीति में सबसे अधिक मैंने उनके भाषणों को सुना है और आज भी मैं
उनके भाषण को सुन रहा था। उन्होंने अपने भाषण में 2-3 मुद्दों पर यहाँ प्रकाश डाला: मुद्रास्फीति के प्रति, चरित्र बल और लोकतंत्र के प्रति। उन्होंने कहा कि मुद्रास्फीति आज चरम सीमा पर बढ़ती जा रही है। आज लोकतंत्र जो है वह खतरे में है। आज यहाँ पर चरित्र बल की कमी है। स्टॉप।